हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एज प्लान्ड हम आगे अपने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिवीजन के अंदर जो बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की। और हम कौन से एएस की बात कर रहे हैं? एएस 7 की बात कर रहे हैं। तो आइए फटाफट सीखते हैं। ये एक रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। रेवेन्यू की अकाउंटिंग बताता है और किस केस में रेवेन्यू, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये हम पढ़ते हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर। तो आइए फटाफट सीखते हैं कि क्या बात करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आइए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है किसी रेवेन्यू फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे पहले हमें मतलब समझना पड़ेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये किसको कहता है। आइए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स जो कि इंटर रिलेटेड है आपस में। मतलब क्या, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली नेगोशिएट होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट के लिए। और ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन से लेता है? रेंडरिंग और सर्विस से भी रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनकी भी बात करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट जो कि हम डीकमीशन रिस्टोरेशन की कॉस्ट करते हैं, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम किसी को देते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 होगी। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन चीजें कवर होती है: कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट, रेंडरिंग ऑफ सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अप्लाई हो जाता है। तो ये तो मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब सर आगे बात होती है, अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ी सी पहले बात करते हैं कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग की। उससे पहले मतलब समझ लेते हैं कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यस, तो हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर आपका इसी पे ही बेस्ड है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि भाई मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जिसके अगेंस्ट मुझे एक लमसम फिगर जो है मिल जाएगी, लमसम अमाउंट मिल जाएगी, तो उसको कहता हूं मैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर खाली एक क्लॉज डाल देते हैं जो कि बात करते हैं किसी एस्केलेशन की। अगर इन केस देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द प्राइसेस ऑफ एनी इनपुट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो हम जो उसको जो है प्रोवाइड फॉर कर लेंगे इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, राइट? यस सर। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सर मैं आपके बेसिस पे जो है खर्चा करता रहूंगा, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो और मैं अपना 20% का मार्जिन रख के आपको जो है बिलिंग करता रहूंगा। तो मतलब क्या, इसमें जो है मेरा मनी जो है रीइंबर्स करी जाती है सामने वाली पार्टी के द्वारा। इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये एज एंड व्हेन कॉस्ट इनकर होती है उसी को कहते हैं क्या? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए फटाफट, अब यहाँ पे एक चीज सीखनी होती है सबसे पहले, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग। ये दोनों मतलब क्या होता है इन वर्ड्स का, ठीक है? कंबाइनिंग मतलब क्या, आप जो है दो कॉन्ट्रैक्ट को जो है कंबाइन करके एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करोगे। सेगमेंटिंग का मतलब होता है आप 3-4 कॉन्ट्रैक्ट जो आपके कंबाइंड है ऑलरेडी, आपको जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर करना पड़ेगा। आपने उसका सेगमेंटेशन कर दिया, राइट? ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या, कब आप कंबाइन करोगे, कब आप इसको सेगमेंटेशन करोगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो उसमें क्या कहते हैं, उसके अंदर आपको सर्टेन क्राइटेरिया पढ़ने पड़ते हैं। तो पहला बात करता है कॉन्ट्रैक्ट कवर द नंबर ऑफ एसेट्स, मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ एसेट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए, मतलब क्या, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर ऑफ एसेट है, ठीक है, और आप हर कॉन्ट्रैक्ट को जो है सेपरेट मानोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्या कंडीशन? सेपरेट प्रपोजल दिया गया था उन एसेट के अंदर, ठीक है, उन एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या दिया गया था? सेपरेट प्रपोजल दिया गया था। ईच एसेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, हर किसी के लिए अलग से आपने नेगोशिएट भी किया है, और जो है उनकी कॉस्ट और रेवेन्यू जो है आप अलग से डिटरमाइन कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है सेपरेटली कंसीडर करोगे, आप उसकी जो है सेगमेंटेशन कर दोगे। अब कहते हैं ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेदर विद अ सिंगल कस्टमर और विद सेवरल कस्टमर शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्या हो रहा है वहां पे कि अगर वो नेगोशिएट हुआ था एज अ सिंगल पैकेज, मतलब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था एज अ सिंगल पैकेज ही नेगोशिएट किया था, तो उस केस में आप जो उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो रिकॉग्नाइज करोगे। और कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो क्लोजली इंटररिलेटेड दैट दे आर इन फैक्ट पार्ट ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट, मतलब वो क्या आपस में इतने इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट है कि वो आपको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म कॉन्करेंटली और इन अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, मतलब या तो दोनों जो है साथ साथ परफॉर्म किए जाएंगे तभी उसका पर्पस सॉल्व हो पाएगा, या फिर जो है आप जो है एक के बाद एक जो है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है एग्जीक्यूट करोगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दोगे? कंबाइन कर दोगे, और आपको एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक एडिशनल एसेट का कॉन्ट्रैक्ट देती है, मतलब आपने एक मेन कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया होता और आपने कहा अच्छा आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देना, उसके बाद ये एडिशनल हम काम आपसे करवाना चाहते हैं इसको भी कर देना। अगर ये एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को जो आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, अगर ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्या कि अगर वो जो एडिशनल एसेट है वो डिफर करती है किससे? डिजाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शन, जो आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेट कंस्ट्रक्ट करी थी, ठीक है, उससे ये शेप, साइज, डिजाइन, फंक्शन के अंदर जो है डिफर कर जाती है, तो आपको जो अलग से इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। और प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था कॉन्ट्रैक्ट का आपने जो है उसको अलग से कंसीडर किया है, और जो ये जो एडिशनल एसेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया इसका सेपरेट नेगोशिएशन जो है हुआ है करके। तो यहाँ पे जो आपको तीनों केसेस पता चले, कब हम सेगमेंटेशन करते हैं, कब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। अब आते हैं हम अपना स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो बात करते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब इस एएस के अंदर हम जो सीखना चाह रहे हैं, इस एएस के अंदर सीखना चाहते हैं रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसका? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का।
अब बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट निकालना है, मुझे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या मेरी कॉस्ट है, क्या मेरा रेवेन्यू होती है। यहाँ पे हम दो चीजें निकालते हैं, यहाँ पे एक निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और एक निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ओके, एंड इन दोनों का जो वेरिएशन होता है दैट इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या सर ये इतना सिंपल है कि हमें इतना ही करके जो आंसर निकलेगा? यस, ये सिंपल है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड बिफोर स्टडीइंग दिस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला एएस। ओके, आइए फटाफट सीखते हैं। ओके, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या कहता है सर? एक तो एग्रीड प्राइस आएगा, चाहे वो कॉस्ट प्लस वाला मान लो, चाहे वो आप फिक्स्ड वाला मान लो, एग्रीड प्राइस आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? प्लस करोगे एग्रीड कॉस्ट एस्केलेशन। मतलब आपने कहा था सर 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उससे 5 लाख रुपए चार्ज करोगे, तो अगर इनकी मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो 20% ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, आप लेबर कर रहे हो, उनकी सैलरी आपको 20% ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो आप कहोगे सर ये तो एस्केलेशन एक क्लॉज डाल दो, इनकेस इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मार्केट के अंदर तो उसका बर्डन मैं थोड़ी ले पाऊंगा, क्योंकि आपका ये तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, आपने मुझे 4-5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए हम एस्केलेशन का क्लॉज डाल देते हैं। तो आपका कोई भी एस्केलेशन से रिलेटेड अगर कॉस्ट है तो वो भी आपकी जो है यहाँ पे ऐड करी जाएगी आपके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर, बिकॉज अभी सामने वाली पार्टी से चार्ज करोगे। क्लेम्स क्या होता है सर? रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट नॉट इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कभी कभी क्या होता है, हमने एक मेन कॉन्ट्रैक्ट दिया और हम सामने वाले को कहते हैं कि भाई आप ये टास्क भी परफॉर्म कर देना, ठीक है, बिकॉज हम आपको जो है इसको पैसा रीइंबर्स कर देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट ना रोको, इसके लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ना करो, आप ही कॉस्ट इनकर कर देना। तो अगर ऐसी कोई कॉस्ट आपने इनकर करी है, ठीक है, जो कि सामने वाली पार्टी जो है रिम्बर्स कर देगी, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, और वो जो है क्लेम्स जो है अप्रूव्ड होने चाहिए, कि सामने वाली पार्टी एग्रीड होनी चाहिए कि मैं आपको जो है इतना पैसा पे कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स। तो यहाँ पे आप उसको भी अपना रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करोगे, राइट सर। अब बात करते हैं सर इंसेंटिव पेमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाली पार्टी कहती है अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल के बदले अगर 4 साल में कर दिया तो मैं जो आपको फलाना फलाना इंसेंटिव दूंगी, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मैं थोड़ा बढ़ा के दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई ऐसा इंसेंटिव है और आपको रीजनेबल सर्टेनिटी है कि भाई अर्ली कंप्लीशन जो है हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, तो उस केस में जो आप इसको भी इंसेंटिव्स को दिया है, इंसेंटिव पेमेंट्स को भी जो है इंक्लूड कर लोगे इसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर। बात करते हैं पेनल्टीज, लेस करनी पड़ेगी पेनल्टीज। सेम, अगर हमने पहले कंप्लीट किया तो हमें इंसेंटिव मिलेगा, पार्टी ये भी तो क्लॉज लगा सकती है अगर आपने 5 साल के बाद कंप्लीट किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी सर। हमने कहा यस सर। तो यहाँ पे क्या, अगर कोई पेनल्टी लगता है आपको, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा उस टेन्योर से बात चलेगा, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है पेनल्टी जिस पे चार्ज हो रही है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से पेनल्टी को जो है रिड्यूस कर दोगे और ये जो आपका आएगा मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आएगा। बट यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है किसी एडजस्टेड फॉर वेरिएशन। सर वेरिएशंस क्या होते हैं? कभी कभी क्या हुआ, मैंने मेन कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है मैंने एक मेन कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मैं कहता हूँ सामने वाली पार्टी को कि भाई आप जो है छोटा सा ये काम भी कर देना, इसका प्राइस जो है हम आपको अलग से दे देंगे। तो वो कहता है ओके जी। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वेरिएशन कहते हैं। जो ऊपर क्वालिफाई नहीं किए, मतलब एडिशनल एसेट तो कंस्ट्रक्ट करा रहे थे बट उसका सेपरेट नेगोशिएशन नहीं हुआ, वो डिफर नहीं करी टेक्नोलॉजी डिजाइन शेप में, ठीक है, तो आप जो उसको सेगमेंटेशन नहीं करोगे उस कॉन्ट्रैक्ट की, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं करोगे, मेन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट बना लोगे, तो उस केस में यहाँ पे करते हैं वेरिएशन अगर कोई होते हैं तो आपको इसको भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में जो कि ऊपर सेपरेशन जिनका नहीं हो पा रहा है, राइट सर। अब आते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आता है? इनिशियली एग्रीड अमाउंट आती है, और जो हमने ये सारी चीजें पढ़ी, वेरिएशन हो गए, क्लेम्स हो गए, इंसेंटिव हो गए, ये सारा कुछ अकाउंट फॉर करने के बाद हमारा क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बनता है, राइट सर, यस। अब हमें पता चलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम किसको कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो हमें क्लियर हो गया, नक्की हो गया, इसको साइड रखते हैं। अब अगली बात करते हैं किसकी सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है? कहते हैं कि कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। आप जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उस कॉस्ट को तो आप इंक्लूड कर ही दो उसके अंदर। कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल एंड कैन बी एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एलोकेबल कॉस्ट है, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इनकर किए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, कोई भी ओवरहेड है, बी इट वेरिएबल और फिक्स्ड, ठीक है, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जिनका एलोकेशन जो है पॉसिबल है, वो कॉस्ट भी जो है आपका इसका पार्ट बन जाएगी। और अदर कॉस्ट एज आर स्पेसिफिकली चार्जेबल टू द कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा कोई कॉस्ट है जो स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही आपने इनकर करी है, तो वो भी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का जो है पार्ट बन जाएगा। तो हमारा फर्स्ट लेग इज क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। यस सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमें क्लियर है, कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, कोई भी एलोकेबल कॉस्ट है, और कोई अदर कॉस्ट है जो स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकर करी, तो हम उसको कहते हैं, वो सारा जो आपका किसका पार्ट बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है हमें, ठीक है, एक बार के लिए आप रीड आउट इसको ले सकते हो कि क्या क्या कॉस्ट जो है कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। अब आइए फटाफट, अब यहाँ पे हमने क्या सीखा जी? हमने सीखा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालेगा। हमने कहा बिल्कुल निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाल लिया, माइनस कर दूंगा क्या जी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे दो चीजों की बात आएगी, बिकॉज ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एकदम खत्म नहीं होने वाला, तो यहाँ पे आएगी आपकी कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट।
बिकॉज आप ऊपर तो पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप तो ऊपर कह रहे हो ना मेरा पूरा रेवेन्यू इतना है जी। हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे आप निकालना चाहोगे क्या टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट की। तो आप चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट जो फेवरेबल है मेरे लिए या फिर अनफेवरेबल है, तो आपको जो है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास मुझे घाटा तो नहीं पड़ जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आके। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा कॉस्ट इनकर कितनी करिए टिल डेट प्लस जो फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरी कितनी होगी। यस सर, तो जो नेट निकल के आया यहाँ से मेरा आ जाएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, और इसी को मुझे जो है अपने बुक्स में अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। बट ये तो होगी ओवरऑल कहानी कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट एंड लॉस बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा। हमारी अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे चलती है, तो फाइनेंशियल ईयर पे क्या करोगे, तो सर यहाँ पे हम करेंगे क्या सर, हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे डिग्री। अब ये क्या होता है सर, डिग्री क्या होता है, सीए की डिग्री नहीं जी, सीए की डिग्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डिग्री की बात हो रही है क्या, हम कहेंगे कि कॉस्ट इनकर कितनी हुई है और टोटल कॉस्ट कितनी है। आप इसको एक परसेंटेज निकाल लीजिए, आप इसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसकी निकाल लीजिए, और जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आई है, ठीक है, जो भी मेरी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आई है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दीजिए ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू, और जो आपका आंसर आता है इतने का आपको जो है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। ओके जी, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हर फाइनेंशियल ईयर पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है निकालनी पड़ेगी, बिकॉज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपने जितना काम किया है आप उतना ही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इससे ज्यादा का रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अपनी बुक्स के अंदर। राइट सर, अब आइए फटाफट, डिग्री तो हमने सीख ली, आसान था। अब एक बार एग्जांपल देखते हैं। एवी कॉन्ट्रैक्टर्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2008 विद XY टू कंस्ट्रक्ट a 5-storied building. Under the contract, AV is required to complete the construction in 3 years. हमने कहा 5 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है और 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट करना है। फिक्स प्राइस उसका दिया हुआ कितना, 5 करोड़ का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का एग्रीड प्राइस क्या है, वो है 5 करोड़। मटेरियल कॉस्ट का दिया हुआ कि भाई एस्केलेशन 20% तक का जो इंक्रीज जो है हम आपको रिइंबर्स कर देंगे, मतलब 20% तक का आपको जो एस्केलेशन हमने प्रोवाइड कर दिया। ओके, लेबर कॉस्ट का एस्केलेशन दिया हुआ 30% इंक्रीज इन मिनिमम वेज होगा, तो हम जो है उतना तक का 30% तक का रिइंबर्स कर देंगे। इन केस एबी इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 years and 10 months, it will be entitled for an additional incentive of 50 lakh. वाजिबा, अगर आप 2 साल 10 महीने से पहले कंप्लीट कर दे तो आपको 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। However, in the case construction is delayed beyond 3 years and 2 months, XY will charge a penalty of rupees 20 lakh. अगर आपने 3 साल से ज्यादा, 3 साल 2 महीने से ज्यादा किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी। At the start of the contract, AB has a reason to believe that construction of will be completed in 2 years and 8 months. Assume that the construction was completed in 2 years and 9 months. तो मतलब यहाँ पे कह रहा है आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी है कि आप पहले कंप्लीट कर लोगे, मतलब इंसेंटिव को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें पास रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए आज की डेट में। तो वो हमारे पास क्वेश्चन नहीं कहती कि आपके पास है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले ही कंप्लीट हो रहा है। लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एस्टिमेटेड एट 1.20 CR और इंक्रीज कितना हो गया, 25% से इंक्रीज हो गया। हमने कहा ठीक है जी, 25% से इंक्रीज हो गया तो हमें जो है लेबर कॉस्ट का तो 30% अलाउड था, तो 25% तक का हम रीइंबर्समेंट उनसे ले सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। द टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% इज 80 लाख रुपीस। ये कहता है कि भाई 40% का इंक्रीज जो है वो 80 लाख रुपए, और 80 लाख जो कितना 40% इंक्रीज है। बट लेबर का हमें अलाउड कितना था, 20% का इंक्रीज जो है अलाउड था। तो हम कहेंगे 80 लाख अगर 40 है तो हमें कितना अलाउड है, 20 अलाउड है, तो हम जो है 40 लाख रुपीस का जो है इंक्रीज जो अपना अकाउंट फॉर कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन केस। तो हमारा 5 करोड़ का तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट थी, 50 लाख के हमारे क्या थे इंसेंटिव थे, बिकॉज हमें रीजनेबल सर्टेनिटी थी, इसलिए हमने इंसेंटिव को भी रिकॉग्नाइज कर लिया। हमें जो है लेबर मटेरियल कॉस्ट जो है टू द एक्सटेंट 20% ही अलाउड थी, तो आपने क्या किया 80 लाख को 40 से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 40 लाख रुपए यहाँ रिकॉग्नाइज कर लिए। लेबर कॉस्ट जो है 1.20 को 25% पूरा का पूरा आप एस्केलेशन क्लेम कर सकते हो, बिकॉज आपको 30% तक का अलाउड था। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया मेरा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, आपने क्या किया, ये वेरिएशन की बात था सही से। यस, देख लेते हैं आगे का दिया क्वेश्चन में। Assume that in year this XY has required AB to increase the scope of the contract, an additional floor is required to be constructed and there is an increase in contract fee by 1 crore। हमने कहा वेरी गुड है सर, यहाँ पे तो वो भी आ गया, आपका वेरिएशन भी आ गया, वेरिएशन आपने 1 करोड़ के डाल दिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर। अब आगे बात करते हैं। AB has incurred a cost of 20 lakh for getting the local authority approvals which it will be entitled to claim। ठीक है, आप जो है क्लेम्स भी आपने किया, आपने सामने वाली पार्टी के बिहाफ पे कोई खर्चा किया था जिसको आप जो है क्लेम कर सकते हो, तो वो भी आप जो ऐड कर दोगे यहाँ पे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा 7.40 करोड़। राइट सर, आगे आइए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमें क्लियर है, अब बात करते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट तो है काफी ही सिंपल, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है जी, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहता है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होगा, ये होगा जी आपका अप्रूव्ड कॉस्ट इनटू परसेंटेज मार्जिन।
यहाँ पे खाली अप्रूव्ड कॉस्ट की बात करते हैं, जो भी आपकी कॉस्ट अप्रूव हुई है इनटू मैं परसेंटेज मार्जिन करके आपका क्या देगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट इनकर्ड कितनी होगी, एक्चुअल कॉस्ट, अब एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है, अप्रूव्ड और नॉट, हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये आपकी होगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी जो है कंसिडर करनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली आपका प्रोविजन होगा एक तरीके से, ठीक है। जो भी आपका एक्सपेंस है कि आपको लगता है आगे जाके होगा, ठीक है, इसके लिए भी जरूरी है कि नॉट अप्रूव्ड ही होगी, बिकॉज फ्यूचर में करोगे, फ्यूचर में अप्रूव होगी, तो आज की डेट में तो नॉट अप्रूव्ड ही होगी ये कॉस्ट। तो इस तरीके से आप इनको जब सॉल्व करोगे आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो आपका निकल के आ जाएगा। यस, ये छोटा सा एग्जांपल भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, काफी इजी है। तो ये कहते हैं एबीसी प्रॉपर्टीज एग्रीड 25% का आप जो है प्रॉफिट लोगे, बट आपकी मैक्सिमम एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी हो सकती है, 22 करोड़ की आप कॉस्ट जो इनकर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर कॉस्ट जो हुई कितनी हुई, 16 करोड़ हुई, तो 16 करोड़ 22 करोड़ के अंदर ही है। यस, तो हम 25% 16 करोड़ पे जो है प्रॉफिट निकाल के बिलिंग कर देंगे। 15 करोड़ हुई तो आप 15 करोड़ 22 करोड़ के अंदर ही है, तो आप जो है 15 करोड़ पे 25% जो प्रॉफिट निकाल के जो बिलिंग कर सकते हो। यस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, जो कि हमने बात करी थी डिग्री ऑफ कंप्लीशन की। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यही कहता है कि आपको जो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना, जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, वो आप करोगे इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे करोगे, बिकॉज यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, आपने सामने वाले को दे दिया, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर वगैरह आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, नहीं सर, ऐसा केस नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हो, और सामने वाली पार्टी आपको जो है पे कर रही है, तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे रेवेन्यू जो है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बट इसके अंदर भी सर्टेन चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। यस, क्या पढ़ना सर, यहाँ पे क्या कहता है, अगर फाइनल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फाइनल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड, ठीक है, तो आप जो है फाइनल आउटकम जो है कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेट कर सकते हो रिलायबली, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट जो है रिकॉग्नाइज करोगे किस पे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड भी रिकॉग्नाइज करोगे, कंसीडरिंग द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द रिपोर्टिंग डेट। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का जो है आप रिलायबल एस्टिमेट नहीं बना पाते फाइनल आउटकम का, कि भाई ये सही हो भी पाएगा, हमें पैसा मिल भी पाएगा, तो क्या करोगे, तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ऑफ व्हिच रिकवरी इज प्रोबेबल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई उतने की ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो जितनी आपने कॉस्ट इनकर करी है, और दैट टू जिसकी रिकवरी प्रोबेबल है, मतलब जितने का पैसा आपको सामने वाला दे देगा, तो आप इस केस में खाली उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड की बात नहीं करोगे। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन व्हिच दे आर इनकर्ड, एंड एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली इन अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ 35। और यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे बात करते हैं सर आपको प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस जो है बनाना पड़ता है, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस जो है बनाना पड़ता है, बिकॉज आपके फाइनल आउटकम ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन हो गया तो मतलब क्या, हम कह सकते हैं हमें लॉस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कुछ मेरा पैसा सामने वाला मार जाएगा, तो जितना भी मेरा लॉस आ रहा है ओवरऑल, ठीक है, उतना ही मैं जो है, और जितना मैं रिकॉग्नाइज कर चुका अपनी बुक्स के अंदर, बाकी का मुझे क्या बनाना पड़ेगा अपनी बुक्स के अंदर, प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है जो मुझे कल को इनकर करना पड़ सकता है। राइट, यस सर। आइए आगे बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्टिविटी, ठीक है, सिंपल ट्रीटमेंट है। सिंपल ट्रीटमेंट जब आप जो है टोटल कॉस्ट निकाल रहे होते हो, ठीक है, तो जो भी फ्यूचर कॉस्ट है आप उसको जो है अकाउंट फॉर कर लेते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग योर टोटल कॉस्ट, बिकॉज आपके पास क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड का डेटा होता है, और आप एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट जो है ऐड करके जो है टोटल कॉस्ट जो है निकाल लेते हो। आइए, अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, यहाँ पे कहते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी अराइज हो जाए, जहां पे क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी अराइज हो जाए अबाउट द कलेक्टिबिलिटी ऑफ एन अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो आप जो है क्या करते हो, जितना भी आपका अनकलेक्टेबल पोर्शन है, मतलब सपोज आपने 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हुआ था, और आपका अनकलेक्टेबल पोर्शन वो कह रहा है कि सामने वाले 4 लाख ही दूंगी, सामने वाली पार्टी कहती है मैं 4 लाख ही दूंगी, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप, जो 1 लाख का आपका अनकलेक्टेबल पोर्शन है, आपको उसको जो है एज एन एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करना पड़ेगा। राइट सर, यस सर। स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें क्लियर है, कॉस्ट इनकर जो ये टोटल कॉस्ट से डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हैं, हमारा क्या आ जाता है, हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाती है। और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट क्या होती है, जो कॉस्ट इनकर हुई है प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाती है। यस यस, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे बात करते हैं किसकी, चेंज इन एस्टिमेट्स की, हम बात करते हैं इसकी चेंज इन एस्टिमेट की, बिकॉज आपका जो है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जो है लगा रहा है आपका किसके ऊपर लग रहा है, करंट एस्टिमेट्स ऑफ द करंट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अगर इसमें कोई भी एस्टिमेट में चेंज आता है तो आप जो इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, और आपका जो अकॉर्डिंगली जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है चेंजेस
कर दिए जाएंगे और सब्सिक्वेंट पीरियड में जो है चेंजेस कर दिए जाएंगे। यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव आपको नहीं जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड इन व्हिच द चेंजेस इज मेड एंड इन सब्सिक्वेंट मेथड, मतलब कोई भी अगर आपका एस्टीमेट के अंदर चेंज होता है तो आप जो है प्रोस्पेक्टिवली इसको चेंज करते हो, रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं करते। मतलब पिछले आपको फाइनेंशियल जो है यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो आगे आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी के अंदर आप जो पर्टिकुलर एस्टिमेट चेंज को जो है रिकॉग्नाइज करोगे, ट्रीट करोगे। डिस्क्लोजर की बात करते हैं। डिस्क्लोजर के अंदर यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना पड़ता है, ठीक है, मेथड का यूज कर रहे हो आप वो बताना पड़ता है, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी जो है बतानी पड़ती है। अगर कोई ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस आपका चल रहा है, रनिंग में, खत्म नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको बताना पड़ता है कि भाई कितनी कॉस्ट इनकर कर दी है, कितनी रिकॉग्नाइज कर दी है, अमाउंट ऑफ एडवांसेस कितना है, कितना आपको पैसा मिल गया है, और अमाउंट ऑफ रिटेंशन कितनी है, प्रोग्रेस बिलिंग्स कितनी है, एडवांसेस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको जो है इसके अंदर बतानी पड़ती हैं इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जनरल की बात करता है और स्पेसिफिक की बात करता है। जनरल में तो वही आता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताओ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताओ, और जो है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज कर दिया आपने इन द स्टेटमेंट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और स्पेसिफिक के केस में अगर जो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आपके, तो उस केस में आपको जो है ये सारी चीजें जो है बतानी पड़ती है, एडवांसेस, रिटेंशंस, और जो है क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर, यस सर। तो यस, तो हमारा यहाँ पे आके जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है खत्म होता है पूरा का पूरा, जिसको हमने फटाफट हमने अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल से जो है टेक कर लिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमने सारा का सारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पूरा टेक कर लिया है। हम आपके लिए इसी तरीके से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन लेक्चर जो है सीरीज लाते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फटाफट आप रिवाइज कर पाओ और अच्छे मार्क्स जो है सिक्योर कर पाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि जो है हम और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू सो मच।